हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए परिवार में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, पॉलिटी के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। ठीक है, यानी डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना, जिन जो लोग इस चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू मिलती रहेगी, जो आपकी पेट की तैयारी में चार चांद लगा देगी। ठीक है, अभी मैंने बहुत कुछ सोचा है आप लोगों के लिए। इसमें अभी तो हम इतना कर रहे हैं, अभी इतनी सारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों के लिए मैं एक टेस्ट सीरीज प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, बेहतरीन टेस्ट सीरीज होगा। मैं इसको यहीं पे ऑनलाइन में कराऊंगा। पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। एक दो टेस्ट सीरीज बन भी चुकी हैं, उसी पे आधारित हम बेहतरीन ढंग से देखेंगे। जो पेट अभी तक जो पेट हुआ है उसी बेस पे बने हुए क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो उसको मैं कराऊंगा यहीं पे। तो चलिए अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 है और भाग 4 ए में क्या है, मूल कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य इसमें शामिल है। उसके बाद देखते हैं भाग 4 में क्या है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में। अगर मैं इसमें आर्टिकल बात करूं तो आर्टिकल को 36 से लेके 51 तक रखा है, किसको, डीपीएसपी को। और मौलिक कर्तव्य को इसको बाद में जोड़ा गया था, तो इसमें कितने थे, 51 ए आर्टिकल में इसको रखा गया, 51 ए में। ठीक है, अगर मैं देखूं कि भैया इसका ये डीपीएसपी का जो ऐतिहासिक स्रोत क्या रहा है, कहां से लिया गया, तो आपको बताना चाहिए आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी लिया है। अगर उसके अलावा भी बात करूं तो भैया मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समान ये है क्या, यहाँ से ये भी यहाँ से ये शामिल है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के समान है, कौन, डीपीएस। ठीक है, तो आपको स्रोत आपको पता होना चाहिए आयरलैंड का संविधान, बस इतना आपको पता हो, बोलो इतना तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेचर क्या है इस डीपीएसपी का नेचर क्या है, आर्टिकल 37 के अनुसार ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, नॉन जस्टिएबल है, परंतु देश के शासन में मूलभूत क्या है, मूलभूत है, क्या है, फंडामेंटल इस गवर्नेंस के बारे में बात किया गया, क्या है, अर्थात प्रकृति, नेचर कैसा है इसका, डीपीएसपी का। जैसे अब इससे पहले हमने जो मौलिक अधिकार पढ़ा था, मौलिक अधिकार क्या थे, वाद योग्य थे, यानी अब इसके हनन पे हम कोर्ट वगैरह जा सकते थे, किसके, मौलिक अधिकारों के हनन जब भी होता था। ठीक है, अगर सरकारों द्वारा उसका शोषण किया जा रहा है या फिर मौलिक अधिकारों का नहीं मिल पा रहे हमें मौलिक अधिकार, तो उसके लिए हम क्या कर सकते थे, कोर्ट में जा सकते थे और कोर्ट इसको सुनेगी। लेकिन यही अगर ये बात करूं, जब हम डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं तो भैया ये क्या है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। हालांकि ये देश की शासन व्यवस्था में एक मूलभूत योगदान करते हैं, क्या क्या, फंडामेंटल इन गवर्नेंस, शासन प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक हो गया इतना। इसके तहत क्या क्या है, मुख्य उद्देश्य इसका क्या रहा है, क्या, आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता, अर्थात एक लोक कल्याणकारी राज्य की वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो डीपीएसपी का काम मुख्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, किस किस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम डीपीएसपी को अगर हम आर्टिकल बेस पे अलग अलग पढ़ेंगे तो हम पूरा सीरियल वाइज नहीं ना जाके हम इसको क्या करते हैं, तीन भागों में बांट देते हैं। तीन भागों में क्या है, तीन भाग। वैचारिक आधार पर अगर मैं बात करूं तो नीति निर्देशक तत्वों को, डीपीएसपी को तीन भागों में बांटा गया है। कौन से, कैसे विचार होने चाहिए। एक तो देखो समाजवादी विचार। समाजवादी विचार क्या करता है, समाज में समानता की बात करता है। ठीक है, क्या करता है, समाज में समानता की बात करता है। धन धन संकेंद्रण रोकने की बात करता है, कि एक के पास पूरा धन ना हो। ठीक है, क्या है, यह समाज में समानता लाने और आर्थिक शोषण को कम करने पर केंद्रित है। कौन सा सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत।
ठीक है, क्या करने पर केंद्रित है? यह समाज में समानता लाने और आर्थिक शोषण को कम करने पर केंद्रित है। इतना क्लियर हो गया? कैसे? अब आर्टिकल 38 के तहत आप देखोगे क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए आर्टिकल। अब हम यहाँ से 30 हम आर्टिकल्स को देखते हैं, और आर्टिकल में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में आती हैं, कहाँ से, इसका डायरेक्टली आर्टिकल पूछ लेते हैं, बताइए एचसी से या एसटी से संबंधित कौन सा है, ठीक है, जिसमें प्रसूति सहायता दी है और वो कौन सा आर्टिकल है, ऐसे करके आपको डायरेक्टली पूछा आता है यहाँ से। यही इसी तरह, या फिर मैच करने के लिए आ गया, यहाँ पे सारे आर्टिकल दे दिए और सामने उसके बारे में दे दिया, बताइए इसको मैच करिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक चीज और, कि इसमें जो शुरुआती दौर में था वो था, बाद में जो अमेंडमेंट हुआ, एक ही अमेंडमेंट हुआ था, 42वां अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें अलग अलग 3 अलग अलग जोड़े गए थे, वो भी हम देखेंगे। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल से है ना, छोटे अक्षर से, वो नहीं जोड़ा गया, जो बड़े अक्षरों वाले हैं, ए है, बी है, उसको जोड़ा गया। तो अभी हम उसको भी देखेंगे। ठीक, चलिए। तो सबसे पहला हमने देखा, क्या देखा हमने, कि 37 तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कि 37 में प्रकृति के बारे में बताता है, क्या, न्यायालय द्वारा नेचर, किसके, डीपीएसपी के नेचर के बारे में बताता है। उसके बाद ये जो है, अभी इससे पहले हमने देखा 36 से 51 तक, यही है, यही है ना। डीपीएसपी कहां से है, 36 से 51 तक का हो गया। अब 36 हम कहाँ गया फिर? एक्चुअली 36 में राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है। ये वही राज्य की परिभाषा है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, मौलिक अधिकारों में, आर्टिकल 12 में पढ़ चुके हैं ना। तो वही है, इसीलिए यहाँ पे इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक हो गया। 37 क्या है, के अनुसार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये बोला गया 37 के अनुसार। और मेनली जो स्टार्ट होता है, जो हमारे एग्जाम में पूछा था, आर्टिकल 38 हो गया, 39, इसके बाद की चीजें पूछी जाती है, तो वो हम अब आगे देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हमने क्या देखा, कि भैया लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, इसको बढ़ाने के लिए सामाजिक रूप से आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना कौन सा आर्टिकल में है? 38 में। तो आपको 38 याद होना चाहिए। लोक कल्याण की वृद्धि, ये सब किसकी बात हो रही है? सामाजिक सिद्धांत की बात हो रही है, उसमें ये सब चीजें हैं। आर्टिकल 38 सामाजिक सिद्धांत संबंधित है। ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, संविधान में कहीं भी ना इसको ये इस प्रकार से डिस्क्राइब नहीं किया कि समाज वैसे, ये वैचारिक आधार पर इसको कभी भी डिस्क्राइब नहीं किया है। एक्चुअली इसको हमने पढ़ने, और इसका जो जिस प्रकार से इसकी भूमिका है इन आर्टिकल्स की, इसको हमने अलग अलग समाजवादी क्या है जो विचार है, वैचारिक सिद्धांत के आधार पर हमने इसको बांटा है, ना कि इसको संविधान में ऐसा बांटा गया है। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब जो 39 है सबसे इंपॉर्टेंट है। 39, राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीति अपनाएगा। 39 में बताया गया, क्या अपनाएगा भैया? एक, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 39 में। सभी नागरिकों को पर्याप्त जीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार है, आर्टिकल 39A में। ठीक, भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित के लिए स्वामित्व और नियंत्रण का समान वितरण होगा, इसके बारे में बताया गया 39B में। इतना क्लियर हो गया कि जो भौतिक संसाधन होंगे उसका सभी में समान रूप से वितरण होगा, बस इतना पता होना चाहिए। पहला क्या है? सभी नागरिकों को जीविका का पर्याप्त साधन का को प्राप्त करने का अधिकार होगा। तीसरा क्या है? सी में धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण को रोका जाएगा। क्या है? यानी धन संकेंद्रण को रोकने की भी बात करता है, यानी किसी एक पार्टी के पास पूरा धन ना चला जाए। ठीक है, लेकिन आपको भी पता है कि वर्तमान समय में क्या चीजें हैं। ठीक है, कि विश्व में भी, ये सिर्फ इंडिया के हालात नहीं, वैश्विक स्तर पर भी यही चल रहा है कि अरबपतियों की संख्या कितनी कम है, कितनी कम है, ये भी आपको पता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन भी इसी में बात किया गया है। किसमें? 39 डी में। उसके बाद कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का भी संरक्षण की बात इसमें कही गई है। ठीक है, और साथ ही साथ बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य के विकास का अवसर, स्वास्थ्य के विकास का अवसर भी इसी के तहत दिया गया, आर्टिकल 39 के तहत।
आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ आपको याद क्या करना है, सिर्फ आपको आर्टिकल याद रखने हैं बस। जैसे इसमें महिला और समान कार्य के लिए समान वेतन आपको हिट करेगा, ठीक है। धन के संकेंद्रण की बात करेगा। आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फटाक से आप क्या लगाएंगे, डीपीएसपी का आर्टिकल 39, ठीक है। सभी नागरिकों की जीविका के पर्याप्त साधन का प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। भौतिक संसाधनों पर समान वितरण होना चाहिए, ये भी हो गया, ठीक। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का भी संरक्षण किया गया है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक बात बोल रहा हूँ कि ये क्या है, न्यायोचित नहीं है। अब इस आधार पे आप ये नहीं कि संविधान में तो लिखा है कि भैया क्या है, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, और जो भौतिक संसाधन उसपे समान नियंत्रण का अधिकार है, समान वितरण का अधिकार है। तो धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण को भी रोकने की बात कही। तो आप ये सब चीजों लेके क्या हो गया, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाते, क्योंकि पहले ऑलरेडी बता दिया है कि भैया ये क्या है, इसके बारे में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं। हाँ, राज्य चाहे वो कर सकता है, राज्य अपनी तरीके से अगर चाहे कि चलो हम नागरिकों की जीविका के साधन की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है, चलो कर दिया, कोई बात नहीं। अगर हम चलो जो भौतिक संसाधन है उसका भी हम समान रूप से वितरण करें, ये भी ठीक है, राज्य अगर करना चाहे। हालांकि ये किसके लिए है, राज्य के लिए। अगर राज्य करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे। इतना क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 39A, 39A में ये बाद में जोड़ा गया था, शुरू के संविधान में नहीं था। इसको क्या हुआ, इसको 42वां, देखो बड़ा ए कैपिटल ए आ गया, तो 42वां अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। क्या, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कमजोर है, जो जिसकी इनकम नहीं है कि वो कोई केस ऐसा चल रहा है उसको लड़ पाए, ठीक है, या फिर कुछ कुछ भी उसको विधिक सहायता चाहिए, कानूनी सहायता चाहिए, तो उसको सरकार क्या करेगी, निःशुल्क विधिक सहायता देगी। इसी के लिए आपको पता होगा, जो कोई भी लीगल कोई भी मतलब न्यायालय होते हैं, अगर जिला न्यायालय है या फिर हाई कोर्ट है, वहां पे फ्री वकील जो होते हैं, सरकारी वकील जिनको कहते हैं, तो वो उसी के तहत क्या होता है, निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। ठीक हो गया। आगे अगला है 39A हो गया। उसके बाद 41, देखो 39 40 हमारा इससे नहीं, 41 गांधीवाद से संबंधित है, इसमें ग्राम पंचायतों के बारे में, तो उसको हम वहां देखेंगे। 41 में क्या है, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता की दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, किसमें, 41 में। बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता की दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, 41। अब 42 में क्या है, काम की न्याय संगत और मनवोचित मानवोचित दशाएं तथा मातृत्व सहायता यानी का उपबंध भी है। मातृत्व सहायता प्राप्त करने का जो अधिकार है आर्टिकल 22 में। काम की न्याय संगतता, मानवोचित दशाएं और मातृत्व सहायता 42 में है। ठीक, इसके सिर्फ आर्टिकल ही पूछे जाते हैं, और कुछ इसमें डिटेल नहीं आएगा कि नहीं बताओ ये क्या है, मातृत्व सहायता क्या है, मानवोचित दशाएं क्या, ऐसे जरूरी नहीं, ये सब कुछ नहीं आएगा, आपको सिर्फ आर्टिकल याद रखने हैं। उसके बाद 43A में, ये भी बाद में ऐड किया गया था, देखिए ए आ गया कैपिटल, तो आपको ये बताना चाहिए, उद्योगों के प्रबंधन के में कर्मकारों श्रमिकों की भागीदारी की बात करता है, या की बात को सुनिश्चित करता है। कौन सा, उद्योगों के प्रबंधन, मैनेजमेंट, उद्योगों में प्रबंधन किस आर्टिकल का, आपको बताना चाहिए 43A, उद्योगों में प्रबंधन 43A में, ठीक है। चीज मैं बता दूं, अभी इसको हम जैसे पढ़ रहे हैं, इसको मैं भी याद करा दूंगा आपको लास्ट में जाके ना, लास्ट में ऐसे तरीके से याद करा दूंगा आपको, ये बिल्कुल दिमाग में रट जाएगा, ठीक है। तो वेट करिए, अभी ये सब चीजें कर लेते हैं, तो उसके बाद हम देखें। तो आपने देख लिया कि ये सारे जो जितने भी आर्टिकल्स हैं क्या है, ये सब समाजवादी चीजों से संबंधित है। आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43। अब देखो बहुत सिंपल है, क्या है, सिर्फ एक को छोड़ा, 39, 38, 39, 39 ये हो गया, 38, 39, 39 ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे फिर 40 को ड्रॉप कर दो, क्योंकि 40 गांधीवादी, फिर 41, 42 और 43A, 43 नहीं, 43A को इसमें शामिल किया है, 43 हमारा, 43 अलग है, अलग हो गया है, ठीक है। दूसरा हमारा सिद्धांत क्या है, गांधीवादी सिद्धांत। पहला हमने देखा समाजवादी, अब हम देख रहे हैं गांधीवादी, ठीक है। यह राष्ट्रीय आंदोलन आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित कार्यक्रमों पर आधारित था। जैसे महात्मा गांधी ने ग्रामीण
कि किसकी बात की थी, स्वशासन की बात की थी। तो इसी के तहत क्या हुआ कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्ति देना। ठीक है, हालांकि ग्राम पंचायत जो भी बनेंगे, ठीक है, पंचायत की स्थापना कब होगी, पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया जाएगा, आपको पता है कि 72वें और 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया जाएगा। हालांकि पहले इसकी बात सिर्फ चर्चा कब कहाँ की गई थी, डीपीएसपी में पंचायतों की बात यानी स्वशासन की बात की गई थी, और ये स्वशासन आपको पता है कि 1992 में दिए गए थे। ठीक है, शुरू में कितने जैसे बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ये सब कमेटियां बनी थी। इन सब के बाद में आगे चल के 1986 के आसपास इस पे और भी कमेटियां आगे बनी जिन्होंने सिफारिश दी। उसी सिफारिश के आधार पर 1992 में क्या हुआ, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 72वें और 73वें, 72वें में पंचायती थी, 73वें में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, इतना पता है ना। लेकिन अगर पहले कभी ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई तो वो हमारे डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में इसकी बात कही गई थी। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल 40 ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, लगभग एग्जाम में ये दिख जाता है, या तो मैचिंग के रूप में या फिर ऐसे डायरेक्टली बताइए ग्राम पंचायतों गठन किस आर्टिकल के तहत, आपको बताना चाहिए आर्टिकल 40। 43 में क्या है, 43 में ग्रामीण क्षेत्रों, अब देखो हमने 43 ए को हमने कहाँ रखा है, कहाँ रखा था अभी, सामाजिक उसमें, और 43 ए में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में। अब ग्रामीण की बात हो रही है ना, तो भैया आ जाएगा गांधीवादी में। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने और श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी दिलाना 21 में है, 43 ए में। तो जहां पे ग्रामीण क्षेत्रों की बात होगी या ग्रामीण से कुछ चीजें जुड़ी होंगी तो वहां पे गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देना और श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी दिलाना, ये आर्टिकल 43 में कहा गया है। ठीक है, और गांधी जी का ये था कि स्वशासन हो ग्रामीण क्षेत्रों में, और साथ ही साथ कुटीर उद्योग के ज्यादातर इन्होंने बड़ी कंपनियों के खिलाफ थे, और क्योंकि वो एक मोनोपोली दिखाने लगते हैं, इसी वजह से गांधी जी ने किसका वो समर्थन किया था, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का। ठीक, अगला है 43, 46। 46 में क्या है, एस सी एस टी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना एवं सामाजिक अन्याय से रक्षा करना। तो एस सी एस टी और अन्य कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए क्या है, शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना तथा सामाजिक अन्याय से रक्षा करना, किस आर्टिकल में, 46 ए में, 46 में। ठीक है, ए नहीं है, 46 में है। ठीक हो गया इतना। उसके बाद अगर आर्टिकल 47 देखेंगे तो लोगों के पोषाहार, पोषण स्तर या पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों और शराब पर प्रतिबंध लगाने की बात किसमें की गई है, 47 में। तो भाई इस इतना आपको याद रखना, नशीले पदार्थ आपको पूछेगा, नशीले पदार्थ व शराब पर प्रतिबंध लगाना किस आर्टिकल में है, 47 डीपीएसपी में। ठीक है, और ये सब क्या करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को, सार्वजनिक स्वास्थ्य को, पहले तो स्वास्थ्य को खराब करेंगे फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य को खराब करेंगे सब। तो उसमें सुधार की बात कही गई है, कैसे, पोषण स्तर से जीवन स्तर को बढ़ाकर। उसके बाद आर्टिकल 48 में क्या है, गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक है, गोवध पर रोक कर की बात कही गई है। ठीक, समझ में आ गया। तो आप अगर इसको याद करने तो बहुत ध्यान से देखिए, क्या देखेंगे, क्या है इसमें भैया, 46, 7, 8 याद करा देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। भाई कौन कमजोर होगा, एस सी एस टी, अन्य कमजोर तो वही होंगे ना। 46 में आपको याद रखना है कि एस सी एस टी कमजोर है। अब कमजोर के लिए क्या करना है, कैसे भी कमजोर है भैया, एस सी एस टी वगैरह जो भी होंगे कमजोर होंगे, इसके शैक्षणिक स्तर पे भी कमजोर होंगे, आर्थिक स्तर पे भी कमजोर होंगे, और एक मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है उनके पोषण स्तर भी कमजोर हो। तो इसको सही करने के लिए 47 लाए, तो लोगों का पोषण स्तर सुधार दिया, जीवन स्तर सुधार दिया, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार किया, और जो सबसे ज्यादा कमजोर किस लिए हो गए थे ये लोग, नशीले पदार्थों के कारण, तो इस पे प्रतिबंध लगाने की बात कर दी थी 47 के तहत। ठीक हो गया। और 47 में जब ये सब चीजें हो रही थी तो भैया एक चीज पता चला कि ये चलो इतना तो ठीक है, लेकिन इसके लिए अगर हमें थोड़ा दूध दूध मिल जाता ना, दूध मिल जाता तो और बेटर हो जाता। उसके लिए हमने क्या किया, गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने की बात की, किसमें, 48 में। ऐसे क्रोनोलॉजी बना के याद करोगे ना तो आपको आई होप जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, 46, 7, 8 आई होप थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठा होगा, एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, दैट्स ऑल, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी और भी चीजें एक ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक नहीं मतलब ऐसे बेसिक समझने के माध्यम से देखेंगे। अब हमारा है उदारवादी या बौद्धिकवादी सिद्धांत। क्या है, यह आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा को दर्शाते हैं। क्या है भैया,
44 में क्या है ना, पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की बात की गई है, यानी यूसीसी की बात करना, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना, क्या है पूरे भारत में। तो ये उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत है जो आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा को दर्शाता है, ठीक। दूसरा आर्टिकल 45, सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, याद रखना 6 वर्ष के बाद नहीं, 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक शुरुआती बाल्यकाल की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। जैसे आपने देखा होगा आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं ये तो छोटे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ठीक है। और 48 में क्या है भैया, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना। कौन सा 48 में, ये भी आपके आधुनिक या आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा को दर्शाता है, यानी उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत को दर्शाता है। हमने क्या देख लिया, समाजवाद देख लिया, ठीक है। तो तथा ये क्या हो गया, 48 में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा करना 48 में बोला गया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आई होप आपको 48 तक। अब 49 में क्या बोलता है ना, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, उनको स्थानों और कलात्मक वस्तुओं का संरक्षण करना। तो भैया जो भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, चाहे लाल किला हो, ताजमहल हो, ठीक है, और जितने भी स्पेशल जो हमारे राष्ट्रीय मोन्यूमेंट्स हैं उनकी संरक्षण और अ, उनके संरक्षण की बात इस आर्टिकल 48 में 49 में करी गई। कौन सा आर्टिकल है, 49, आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है क्या, किसकी किसका बंटवारा, आर्टिकल 50। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, हर बार आर्टिकल ही पूछा आता है कि राज्य की लोक सेवाओं में, राज्य मतलब देश हो गया या राज्य, पूरे भारत की बात हो रही है, उसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य को अलग अलग बांट दिया गया है। किसमें, आर्टिकल 50 में। राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही है आर्टिकल 50 में। उसके बाद आर्टिकल 51 में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच क्या है, न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, ये भी हमारे आर्टिकल 51 में दिया गया है। तो आपको इतने सारे आर्टिकल आई होप पता चल गए होंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें, अब हम इसको याद कैसे करें, इतनी सारी चीजें तो भैया याद कैसे करें। याद करने के लिए हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, कैसे याद करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मैं कुछ चीजों को लिख रहा हूँ, 40, 41, 42, 43। मतलब ये ट्रिक है, ये ट्रिक क्या है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको याद करना है हमें, ठीक है। ये 40 पहले, ये पंचायत पद से 43 तक देख लेते हैं। आपको पता है कि पंचायत के हैं, आपको पहला पता होना चाहिए पंचायत, ठीक है। पंचायत हो गया 40 में। 40 के बाद 41 में क्या, बुजुर्ग, क्या था 41, अभी हमने देखा 41 में क्या था हमारे पास, कि बेकारी या बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता की दशा में काम और शिक्षा लोक सेवा था। आपको बुजुर्ग से याद रखना है, काम की जरूरत किसको है, बुजुर्गों को। तो फिर और साथ ही साथ बुजुर्ग महिलाओं को अगर मैं ऐड कर दूं, बुजुर्ग महिलाओं को, पंचायत में कौन जाएगा, बुजुर्ग महिलाएं जाएंगी, किस लिए जाएंगी, प्रसूति सहायता के लिए जाएंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्हें क्या है, निर्वाह हेतु मजदूरी चाहिए, निर्वाह हेतु मजदूरी चाहिए। ये निमोनिक बना के आप ऐसे याद कर सकते हैं, सिर्फ याद करने का है बस, ठीक है। तो 43 में निर्वाह मजदूरी की बात की गई है, प्रसूति सहायता 42 में, 41 में आपका बुजुर्ग महिलाओं वगैरह काम का अधिकार, काम की बात की गई, और 40 में आपको पता है पंचायत है ही है। आई होप इतनी सारी चीजें आपको याद हो गई। अब दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे इसको भी एक बार और याद कर लेते हैं, जैसे 43 तक हो गया, 44, 45, 46, 47। 44 में क्या है, यूसीसी की बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। और 45 में बच्चों के लिए, यही तो है, देखिए 45 में बच्चों के लिए क्या है, बच्चों 6 से 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक, यानी शुरुआती बाल्यकाल की बात की गई है। 44 हमने देखा था यूसीसी के बारे में, ठीक है, ये हो गया। और 46 में क्या है, कौन बच्चे, भैया ये यूसीसी का मतलब अगर देखा जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, तो यूनिफॉर्म कौन पहनेंगे, बच्चे पहनेंगे। कौन कौन से बच्चे, एससी एसटी के बच्चे, एससी एसटी, एससी एसटी के बच्चे, ठीक। तो आपको पता हो गया, क्या होगा इससे, इससे जीवन स्तर सुधरेगा, क्या होगा, जीवन स्तर सुधरेगा इनका,
जीवन स्तर सुधर जाएगा। तो आपको ये भी आई होप याद हो गया हो। कैसे? 44 में क्या है आपको पहले याद रखना है कि यूनिफॉर्म है। किसका यूनिफॉर्म? बच्चों। बच्चों से संबंधित जो 6 से 14 वर्ष की बात हो रही है 44 में, 45 में। तो 44 से 45 और 46 में क्या है? कौन से बच्चे? SC ST के बच्चे। तो इससे क्या होगा? जीवन स्तर में सुधार होगा। किसमें? 47 में जीवन स्तर में सुधार की बात की गई है। नशे वशे की भी बात कही गई इसमें। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक हो गया? ठीक। इतना आपको आई होप याद हो गया होगा। बेसिक हम क्या बना रहे हैं? एक निमोनिक बना रहे हैं जिससे हमें थोड़ा थोड़ा याद रहे, ये सब चीजें दिमाग में बैठी रहे, और एक दो बार पढ़ेंगे तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हम फटाफट देख लेते हैं भैया आगे क्या है। एक लास्ट वाला भी देख लेते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही एक दो बार याद करिएगा, याद हो जाएगा, लिख लीजिएगा एक बार ऐसे ही। तो हम आगे बढ़ जाते हैं भैया। क्या है आगे? आगे हमारा 48 बचा, 49 बचा, 50 बचा और 51। ये तो आपको पता होगा भैया। 48 में क्या है? पशु बलि को रोकना है। पशु बलि पहला याद होगा, होना चाहिए, पशु बलि पर रोक है पहला। कौन सा? 48। और जब पशु बलि को रोकेंगे ना तो हमारी ऐतिहासिक विरासत बढ़ेगी। ऐतिहासिक विरासत वाली चीजों के बारे में 49 में पता है, तो उसका संरक्षण करने की बात की। तो पशु बलि को हम अगर रोकेंगे तो क्या होगा? हमारी ऐतिहासिकता बढ़ेगी, हमारा इतिहास बढ़ेगा। ठीक है। और इतिहास में पशु बलि दी भी जाती है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आपको। ठीक है, इतिहास में पशु बलि दी जाती, पशु बलि दी जाती थी कहाँ पे? ऐसे भी याद रख लो, इतिहास में। ठीक है, यानी ऐतिहासिक विरासत में। और फिर क्या होगा? और जब इतिहास में चीजें होंगी तो भैया इसके लिए क्या होगा? इतिहास को सीखते हुए वर्तमान समय में हम कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को बांट देंगे। यही हो गया। और इन सब से क्या होगा? पूरे विश्व में शांति की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शांति की बात, या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सहयोग और शांति की बात किया जाएगा 51 में। तो एक निमोनिक के माध्यम से हमने थोड़ा बहुत याद करने का प्रयास किया, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं और यहाँ पे बिल्कुल जो 42 40 41 के बाद से बिल्कुल दिमाग में ना फिर सब सारे घूमने लगते हैं, सारे आर्टिकल चल रहे हैं। ठीक है। आपको यूसीसी 44 में पता होना चाहिए, 48 में पशु बलि पता होना चाहिए, और 41 40 में आपको पंचायत पता होना चाहिए। उसी की तरह हम एक निमोनिक बना के याद कर सकते हैं। ठीक, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटा सा और टॉपिक है, इसको भी हम देख लेते हैं, देखते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। और हाँ, मैं एक चीज बता दूं, कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए थे। एक तो हमारा जोड़ा गया 39A। ठीक है, एक 43A, 43 39 है, 43A, और एक जोड़ा गया था 48A। ये तीन आर्टिकल बाद में जोड़े गए हैं। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको ऐड किया गया है। ठीक, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य फटाफट देख लेते हैं क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज में। फंडामेंटल ड्यूटीज है 51A में इसको रखा गया है। जब मूल संविधान बना था ना, मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ भी नहीं था। ये कब हुआ? 1976 के में 1976 में इसको ऐड किया गया। इससे पहले आपने देखा होगा हमारे पास बहुत सारे युद्ध हुए थे। 1962 में वार हुआ, 1965 में वार हुआ, 1971 में वार हुआ। 3 बार हमने लगातार झेली है, लड़ी है। हालांकि जीते हैं इसमें 62 की लड़ाई को जोड़ के, बाकी पाकिस्तान से हुई लड़ाई में हम हारे जीते थे, और बाकी 62 में चीन के साथ जो हुआ था उसमें हम हार गए थे। ठीक है। तो उसी को सीखते हुए आगे आने वाले समय में क्या किया गया? सरकार को लगा कि भाई चलो, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, यानी राज्य तो अपने नागरिकों के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहा है। क्या कर रहा है? मौलिक अधिकार लेके आया, मौलिक अधिकार लेके आया। ठीक है, DPSP लेके आया। तो क्या कुछ राज्य के नागरिकों के भी अपने अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य होने चाहिए? ठीक है, तो बिल्कुल होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? देश के नागरिक, उनके लिए कुछ ना कुछ तो कर्तव्य होने चाहिए ना। तो इसी के लिए क्या हुआ, एक कमेटी बनी, स्वर्ण सिंह सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इनकी सिफारिशों के आधार पर क्या हो गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से क्या हो गया? क्या जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10
मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में कितने हैं? 11। ठीक है, एक बाद में जोड़ा गया, वो भी अभी हम देखेंगे। हालांकि इन्होंने सिफारिशें 8 की ही की थी, लेकिन क्या हुआ, 10 जोड़े गए। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब वो हम देख लेते हैं कौन कौन सा क्या क्या चीजें। और अगर ऐतिहासिक स्रोत की बात करेंगे तो भैया क्या है ऐतिहासिक सोर्स इसमें, ये यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। वहां पे इन सब चीजों के यानी नागरिकों को भी राज्य में कुछ योगदान देना चाहिए, उसके लिए कुछ चीजें ऐड है, तो उसी से हम ये यानी हमारे संविधान में वहीं से प्रेरित है। ठीक है, चलिए कहाँ के संविधान से? मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। प्रकृति क्या है? ये केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं। क्या हो गया, क्या है इसमें प्रकृति क्या है? ये केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं और कभी भी ये भी क्या है, नॉन जस्टिएबल है। क्या मतलब, इसको ऐसा नहीं कि कोई नागरिक अगर कोई कर्तव्य नहीं कर रहा है मान लीजिए, तो उसके खिलाफ आप क्या होगा, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये भी नहीं, इसमें भी आप नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब ये गैर वाद योग्य है, यानी इस पर सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये चीज है कि आप राष्ट्रीय प्रतीकों का अगर अपमान करते हैं या फिर राष्ट्र की कोई चीज का अपमान करते हैं तो उसके तहत आपको जेल हो सकती है। बट आप ये कहो कि अगर मैं संविधान है या फिर उसके स्वतंत्रता के लिए जो हमारे इन सब चीजों के जैसे ये सारे आर्टिकल दिए, सारी चीजें दी गई हैं, इसका हम अगर कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम ऐसा ना करें, मान लिया प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा ना करें, तो क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं। हालांकि ऐसा राज्य ने ये सोचा है कि नागरिक यहाँ के करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो भी कुछ ना न्यायपालिका करेगा कुछ, ना ही कोई भी, बस एक सरकार इस पे अपने विचार दे सकती है, बस इतना सा है। क्या है, अब हम इसको फटाफट देख लेते हैं। मूल रूप से इसकी संख्या 10 थी, वर्तमान में 11 है। कब जोड़ा गया? एक को 11वें को 86 में संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, उद्देश्य क्या है? नागरिकों में देशभक्ति, अनुशासन, राष्ट्र की एकता, अखंडता और नैतिक नैतिक जिम्मेदारी की भावना को पैदा करना इसका उद्देश्य है। किसका? मूल कर्तव्य का। ठीक हो गया। तो पहली बात तो ये सिर्फ भारतीयों के लिए है, दूसरा ये गैर वाद योग्य है, तीसरा क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है कि नागरिकों में देशभक्ति, अनुशासन, राष्ट्र की एकता, अखंडता आदि की भावना पैदा करना हो गया। ठीक है, उसके बाद 51 के एक 51 ए के तहत मौलिक कर्तव्य, इसको भी देख लेते हैं। आपको याद रखना है कुछ बहुत ज्यादा, मतलब क्या है, शुरुआत के देखिए, जैसे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं जैसे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। बस इतना सा बोला कि भाई इतना तो कम से कम कर लो, प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य हुआ ये। ठीक है, दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक, उसके बाद देखो ये जो इधर लिखे हुए इंग्लिश में दो दो तीन तीन वर्ड्स, ये इसके निमोनिक है, इसको याद करने के लिए आपको फटाक से याद हो जाएगा। जैसे ए से एंथम फ्लैग, ए से एंथम और फ्लैग हो गया। दूसरा बी से बापू आइडियल्स, अगर मैं बात करूं तो क्या है, ये हमारे आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले लोग हैं। कौन? बापू जी। तो आर्टिकल इसमें बी में क्या है आपको ये पता होना चाहिए, बापूज आइडियल, गांधी जी के जो विचार है उसके। सी में हम सेंटर या सोवेनिटी की बात करेंगे, यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, सी से। ठीक हो गया, सेंटर या सोवेनिटी की बात होती है तो वो सी में है, प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। डी में डिफेंस करें, क्या डिफेंस करेंगे? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देखो ये सारे निमोनिक मैंने बना के रखे हुए हैं, इससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी चीजें, और हो सकता है जिन लोगों को मौलिक कर्तव्य नहीं याद होते आपको यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक, तो शुरू के चार राष्ट्र की एकता, अखंडता और उसके सम्मान की बात से। उसके बाद अब क्या है, ई में देखो, इक्वलिटी फॉर वुमेन, इक्वलिटी या फिर इक्वलिटी फॉर वुमेन। ई में क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता हो और सम्मान, समान भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना का निर्माण कर, तथा ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। स्त्रियों के सम्मान की बात ई में कही गई है। ठीक हो गया। एफ में क्या है, फॉरेस्ट्री या कल्चरल से संबंधित है। क्या है, हमारी सामसिक संस्कृति, कंपोजिट जो कल्चर है हमारे, कंपोजिट कल्चर की समृद्ध विरासत का महत्व समझे और उसका परिरक्षण, उसकी भी
उसका परिरक्षण करें, ठीक है। उसके बाद जी में क्या है, ग्रीन इन्वायरमेंट की बात करेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण की बात की गई, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की बात की गई, उसकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। किसमें? जी में है, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ह्यूमनिज्म, यह साइंस की बात होगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। एच में ह्यूमन और ह्यूमनिज्म और साइंस की बात, और आई से इनकम या प्रॉपर्टी की बात होगी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ठीक है। उसके बाद में जे से क्या है, ज्वाइंट एक्टिविटी या एक्सेलेंस की बात होगी, क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की नई प्रगति हो। तो ये भी आपको याद रखना है। और के में क्या है, नॉलेज और फॉर किड्स, माता पिता का यह संरक्षक माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के आयु वाले अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और इसको जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, क्योंकि ये 10वें नंबर पे है और 10वां नंबर कब आपको जोड़ा गया था, आपको पता है 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसी के तहत आपका डीपीएसपी और सारा नीति निवेश तत्व दोनों, डीपीएसपी और साथ में मूल कर्तव्य आपका दोनों एक साथ कंप्लीट होता है। इतना कर लीजिए भाई, इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, बढ़िया से समझिए इसको, नोट्स बनाइए इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और आपका इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अगली टॉपिक अगला हम आगे अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।